हाय हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। जो आपका 12th का सिलेबस अपडेटेड होकर आया है उसमें ये नए से इंक्लूड किया हुआ चैप्टर है मैग्नेटिक मटेरियल। पिछले जो ओल्ड सिलेबस था उसमें ये चैप्टर नहीं था। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कुछ पॉइंट्स डिनोट किए हैं, कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, जो पॉइंट्स हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ऐसी लाइन लिखी है जो कि सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और मैग्नेट्स को जानने के लिए ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। देखिए यहाँ पर एक डायरेक्शन दी हुई है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो हमारा जो मैग्नेट रहता है वो जब हम उसे सस्पेंड करते हैं किसी भी फ्रीली, अगर हम उसको सस्पेंड करेंगे मैग्नेट को, तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जो है अलाइन रहेगा, यानी कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में उसकी पोजीशन रहेगी। ये बात आपके लिए जानना ज़रूरी है। उसके बाद ये यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो इस बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि डाईमैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिज्म है, फेरोमैग्नेटिज्म है। तो इन डिफरेंट टाइप्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे हम। उसके बाद एप्लीकेशंस देखने वाले हैं मैग्नेटिज्म के, कि परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट और मैग्नेटिक शील्डिंग क्या होती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। उससे पहले सबसे पहले तो शुरुआत होती है इस चैप्टर की एक बहुत बड़े डेरिवेशन से, जो बहुत इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है आपके लिए, आपके एग्जाम्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ये टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको बताया है। तो सबसे पहले देखिए आपके लिए यहाँ पर जानना ज़रूरी होगा कि टॉर्क क्या होता है। उसके बाद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल, ये जो तीन बातें हैं इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए आपको पता होनी ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको ये बातें ऑलरेडी पता होगी, क्योंकि पिछले बहुत सारे लेक्चर्स में, बहुत सारे चैप्टर्स में हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, जो हमारा पिछला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपको इस बारे में पता होगा। तो उस चैप्टर में जो है हमने एक पॉइंट देखा था, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट कॉइल। तो वहाँ पर जो है टॉर्क की वैल्यू, ये जो टॉर्क का हमने नोटिफिकेशन यहाँ दिया है इसे हम टो कहते हैं। सबसे पहले तो ध्यान में रखिएगा कि इसको हम टो कहते हैं। टो इज इक्वल टू यम क्रॉस बी, ये फॉर्मूला जो है वहाँ से निकल कर आया है। अच्छा, और यहाँ पर देखिए अगर हम ये जो है यम क्रॉस बी, अगर इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हम साइन थीटा यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। ओके, तो आपको पता होगा अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो साइन थीटा इंक्लूड करना पड़ता है, और अगर डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट रहता है तो वहाँ पर हम कॉस थीटा इंक्लूड करते हैं। तो जबकि हमने यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ किया है, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट यूज़ किया है, अगर उसको निकाल देंगे तो यहाँ पर साइन थीटा इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें थी इसके बारे में। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, ये यहाँ पर हमने एक मैग्नेट कंसिडर किया है, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल कंसिडर किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका एक साउथ पोल है, ये यहाँ पर नॉर्थ पोल है। ये जो लाइंस आपको दिख रही है, ये लाइंस इस तरह की, ये लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिनोट कर रही है। बी यानी कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन ये जो लाइंस है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको डिनोट करके दे रही है। तो इस तरह से हमने एक मैग्नेटिक डाइपोल कंसीडर कर लिया है यहाँ पर, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए ये सारी बातें यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर एक लाइन है, देखिए, नाउ डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस, वर्क इज बीइंग डन, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जो भी वर्क होगा, देखिए अब ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है, ये जो मैग्नेट है, ये इस डायरेक्शन में, इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। यानी कि जब ये रोटेट होगा तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ज़रूर होगा इस मैग्नेटिक डाइपोल का। अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा, और वो जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जो है स्टोर किया जाएगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए वो जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी उसके लिए हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिया है, यू यम यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
करेक्ट. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट्स 0 टू थीटा. तो थीटा इज इक्वल टू डी थीटा. ये फॉर्मूला निकल कर आया है. तो अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज रख देंगे, हमने इक्वेशन 1 में वहाँ पर देख लिया कि टो की वैल्यू कितनी रहती है, एम बी साइन थीटा, यहाँ इतनी. करेक्ट है. तो यहाँ पर अगर हम उस वैल्यू को रख देंगे तो अगर इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा. करेक्ट. सो इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन हमारे पास आया है. और ये जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस एम बी कॉस थीटा. तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 ऐसा नाम दिया है. तो ये तो सारी बातें हुई इसके लिए. आप देखिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है, ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी. किसके जरिए चेंज होगी? पोजीशंस के अनुसार. यहाँ पर देखिए अब जो भी ये पोजीशन रहेगी मैग्नेट की, तो मैग्नेट की पोजीशन चेंज होगी तो ये जो वैल्यू रहेगी पोटेंशियल एनर्जी की, तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. तो अब हम देखेंगे किस पोजीशन के लिए कौन सी वैल्यू आती है पोटेंशियल एनर्जी की. तो यहाँ पर देखिए ये डिफरेंट केसेस हैं हमने कंसिडर की हुई है. तो केस नंबर फर्स्ट के बारे में देखते हैं. देखिए केस नंबर फर्स्ट में क्या है, 1 मिनट. केस नंबर फर्स्ट में क्या है, यहाँ पर देखिए थीटा जब 0 होगा तो कॉस थीटा कितना होगा, ऑब्वियसली 1 होगा. अगर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो देखिए कॉस थीटा जो है वो 0 हो जाएगा. कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी. और हम यहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी हमारी, यू एम इज इक्वल टू माइनस एम बी, इतनी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी निकल के. तो ये देखिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये निगेटिव है. करेक्ट. तो निगेटिव यानी कि ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है. राइट. यहाँ पर देखिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, बार मैग्नेट पासिस थ्रू मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. और ये जो दो वेक्टर्स है एम एंड बी, ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के लिए कैसे रहेंगे, पैरेलल्स रहेंगे. तो ये थी फर्स्ट केस. नाउ कम टू दी केस नंबर सेकंड. अब देखिए सेकंड केस में क्या हो रहा है. यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री. करेक्ट. थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री. तो कॉस 180 कितना रहेगा, आपको पता होगा कॉस 180 कितना होता है, -1. तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, या इसमें ऑलरेडी एक माइनस है. अगर उस माइनस को हम इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा. और यहाँ पर अपना कितना आएगा, यू एम इज इक्वल टू प्लस एम बी, इतनी वैल्यू निकल कर आ जाएगी. यानी कि इस केस में क्या हो रहा है, देखिए ये जो वैल्यू आएगी पोटेंशियल एनर्जी की ये मैक्सिमम रहेगी सेकंड केस में. करेक्ट है. ये मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ रही है. और एम एंड बी ये जो वेक्टर्स है वो एंटी पैरेलल यहाँ पर है. अब थर्ड केस के बारे में सुनते हैं. थर्ड केस में क्या है, देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 है, तो कॉस 90 तो 0 होता है. तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी. और अगर कॉस 90 रहा तो एम एंड बी ये जो दो वेक्टर्स हैं तो कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे. तो ये 3 डिफरेंट केसेस थी. हमने यहाँ पर इन केस के बारे में पढ़ लिया है. इनको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये कुछ तरह से इम्पोर्टेंट भी है आपकी सभी एग्जाम्स के लिए. इस पे डिपेंड कुछ बहुत सारे एमसीक्यूज भी, क्वेश्चंस भी नीट जेडब्ल्यू में पूछे जा सकते हैं. इसलिए इन बातों को, इन 3 केसेस को ज़रूर ध्यान में रखिएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने जो वैल्यूज़ निकाली है पोटेंशियल एनर्जी की हमने वैल्यू निकाली. देखिए एक निगेटिव थी, एक 0 थी और एक पॉजिटिव थी. करेक्ट. 3 वैल्यूज़ हमने निकाली. तो उसके अनुसार हमने एक ग्राफ बनाया है. इस ग्राफ पे देखिए यहाँ पर इस वाई एक्सिस पर हमने लिया है पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पर हमने ली है थीटा की वैल्यू. तो यहाँ पर देखिए ये माइनस, यहाँ पर माइनस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी है और इसके बीच में ये 0 है. तो अगर हम इस वैल्यू का ग्राफ निकाल लेंगे तो देखिए जहाँ पर कॉस की वैल्यू, जहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है वहाँ पर ये माइनस है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस है. जहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 है पोटेंशियल एनर्जी 0 है. जहाँ पर थीटा की वैल्यू 180 आती है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है. तो इस तरह से एक ग्राफ हमारे पास निकल के आया है पोटेंशियल एनर्जी का. ओके ना. अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी सिस्टम है, जिस सिस्टम के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, उस सिस्टम में देखिए 2 टाइप्स के टॉर्क एक्ट हो रहे हैं. एक तो रिस्टोरिंग टॉर्क है और जो दूसरा है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है.
तो इस तरह से दो टॉर्क यहाँ पर अप्लाई होते हैं और ये जो दो टॉर्क यहाँ पर हो रहे हैं वो एक दूसरे को कैसे कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं. These two torques are balancing each other. Therefore, we have this another one formula. हमारे पास एक नया फॉर्मूला निकल के आता है. टो इज इक्वल टू आई डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर. ओके, तो ये फॉर्मूला हमारे पास नया है जो कि रिस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को बैलेंस कर रहा है. ये दिखाता है ये फॉर्मूला यहाँ पे. ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, नाउ एज पर डायग्राम द मैग्नेट रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हमने वहाँ पर देखा था, हमारी जो डायग्राम थी उसमें इस तरह से कुछ लाइंस थी. ये सब हमारा मैग्नेट था और वो मैग्नेट इस डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा था, रोटेट हो रहा था. अगर मान लीजिए ये जो मैग्नेट है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है, ओके, तो क्या होगा, टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो अपोजिट हो जाएगी यानी कि वो निगेटिव हो जाएगी. करेक्ट है. तो यहाँ पर देखिए टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा आया है हमारे पास. टो इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा. तो ये वैल्यू निकल के आई है अब किसकी, टॉर्क की. अब देखिए आगे क्या है. यहाँ पर हमने देखा है इक्वेशन नंबर 4 तक हमने अभी तक देखा है, इस इक्वेशन तक टो इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा. तो देखिए जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 थे उसको हम इक्वलाइज करेंगे दोनों इक्वेशन को. तो अगर दोनों इक्वेशन को इक्वलाइज करते हैं तो ये इक्वेशन आ रहेगा आई डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा. तो ये इक्वेशन यहाँ पर निकल कर आता है. अब देखिए इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर ये जो थीटा है इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, अगर वो बहुत ही छोटा हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यानी कि साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा हुआ, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह पर हम सिर्फ थीटा भी रख सकते हैं. तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आ जाएगा. ये जो इक्वेशन यहाँ पर दिख रहा है ये वो. ओके, नाउ अब देखिए आगे क्या होगा. अब यहाँ पर अब देख सकती है ये जो इक्वेशन है यहाँ पर, ये इक्वेशन इस तरह से हमारे पास आ जाएगा. ये डी टू थीटा की इसकी वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी. अब देखिए यहाँ पर जो मास है, जो बी है, बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ओके सॉरी यम इज नॉट मास, यम बी एंड आई ये जो है ये कांस्टेंट है यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या होने वाला है, थीटा. तो ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 5 ये एनालॉगस है किसके साथ में, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ. करेक्ट. तो ये दो जो इक्वेशन है वो एक दूसरे से एनालॉगस है. तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, ये इक्वेशन है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का. तो यहाँ पर से देखिए डब्ल्यू स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम बी अपॉन आई, ये जो कांस्टेंट है कांस्टेंट की वैल्यू ए आएगी. तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू ए आएगी अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई, इक्वेशन नंबर 6. और अगर हम इन सभी इक्वेशंस को एक दूसरे में पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड की वैल्यू आपको पता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है. करेक्ट है, टी इज इक्वल टू कितने होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा. ये इक्वेशन वेल नोन फेमस इक्वेशन है. तो यहाँ पर सिर्फ आपको ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है जो कि यहाँ पर है इक्वेशन नंबर 5. इक्वेशन नंबर 6 में ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम बी आई. तो अगर इस तरह से आप ये वैल्यूज पुट कर लेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन 2 पाई टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी. तो इस तरह से ये इक्वेशन टाइम पीरियड के लिए निकल के आ जाएगा. सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही. अगले नोट्स के लिए अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.